बारिश में गरीब सास बहू के तीखे आलू पराठे, धनिया की चटनी। अगनपुर गांव के टूटे फूटे घर में सूरज चारपाई पर पांव पसारे पबजी गेम खेल रहा है और वहीं अनिका सुबह सुबह घर का सारा काम करके रसोई में राशन खंगाल रही है। अरे ओ सूरज, कान के पर्दे फट गए हैं क्या तेरे? सुबह से गला फाड़ रही हूँ कि उठ जा। घर में एक दाना अनाज का नहीं है और तू है कि उस मनहूस मोबाइल में घुसा जा रहा है। अरे यार, तुम लोग भी ना हर वक्त मेरा भेजा खाने बैठ जाती हो। पबजी में मेरा मैच अपने पिक पर है, जरा 2 मिनट शांति से मुंह बंद नहीं रख सकती क्या? माँ जी चिल्लाइए मत, बच्चा भी डर रहा है। वैसे भी ये कह रहे हैं कि इस बार शहर जाकर कोई ढंग की नौकरी ढूंढेंगे, शायद कुछ हाथ लग जाए। शहर जाएगा? अरे जिस इंसान से इस छोटे से गांव में रहकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं हुआ, वो शहर जाकर कौन सा तीर मार लेगा? माँ, तुम हमेशा मेरी किस्मत को और अब मेरी मेहनत को नीचे दिखाने की सोचती रहती हो। देखना एक दिन मैं कितना बड़ा आदमी बनूंगा। दिमाग चल गया है तेरा? पबजी खेल खेल कर इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। अरे माँ, फोन में देखा था, शहर में आए दिन नौकरी निकलती रहती है। वहाँ मेरे लिए बहुत बड़ा स्कोप है, बस एक बार मुझे जाने का मौका तो दो। सुनिए जी, आप शहर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन घर और बच्चे का भी तो सोचिए। यहाँ पहले से राशन उधार पर आ रहा है, अगर आप भी चले गए तो हम कैसे संभालेंगे? अरे भाभी, आप भैया को क्यों रोक रही हो? उन्हें जाने दो ना। अगर भैया शहर जाकर अच्छा काम कर लेंगे तो हमारे घर के हालात भी सुधर जाएंगे। देखा अनिका, बबली मेरी बात समझती है। मुझे बस एक मौका चाहिए, मैं शहर जाकर काम ढूंढूंगा और मेहनत करके पैसे कमाऊंगा। माँ, आप थोड़े बहुत पैसे दे दो ना, भैया को एक मौका तो मिलना ही चाहिए। चुप कर पगली, घर में जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी बची है वही तो हमारी आखिरी उम्मीद है। माँ, मैं जानती हूँ कि ये पैसे हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप भैया को थोड़े से पैसे दे देंगी तो क्या पता शहर जाकर उन्हें अच्छा काम मिल जाए, फिर हमारी आर्थिक हालत भी तो सुधर सकती है। एक बार भैया को मौका देकर तो देखो माँ। ठीक है, जैसा तुम लोग ठीक समझो। मैं जो थोड़ा बहुत इंतजाम हो सकेगा कर देती हूँ, लेकिन सूरज याद रखना, ये पैसे बड़ी मुश्किल से जोड़े हैं, इन्हें बेकार मत जाने देना। हाँ माँ, देखना शहर जाकर खूब मेहनत करूंगा और अच्छा काम करके दिखाऊंगा। पापा, आप शहर जा रहे हो ना? मेरे लिए चॉकलेट जरूर लाना। हाँ बेटा, जरूर लाऊंगा। ठीक है, चले जाइए, लेकिन वहाँ पहुँचते ही मुझे एक बार फोन जरूर कर दीजिएगा। हम सब आपका इंतजार करेंगे। हाँ हाँ, कर दूंगा। आखिरकार घर में सभी सूरज के शहर जाकर काम करने की बात मान जाते हैं। रोहिणी ने घर के खर्चों में से जैसे तैसे कुछ पैसे जुटाए और सूरज को शहर जाने के लिए दे दिए। पैसे हाथ में आते ही सूरज ने अगले ही दिन टिकट करा ली और शहर जाने की तैयारी करने लगता है। अरे अनिका, जल्दी कर यार, मेरा पबजी का स्क्वाड ऑनलाइन आ चुका है और उधर बस का टाइम भी हो गया है। बैग तैयार है ना मेरा? हाँ जी, सब रख दिया है। ये थोड़े पैसे भी रख लीजिए, रास्ते में काम आएंगे। वहाँ पहुँचकर कोई अच्छा काम मिलते ही मुझे फोन कर दीजिएगा। हाँ हाँ, कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। बस एक बार शहर पहुंच जाऊं, नताशा से मिलते ही सब आसान हो जाएगा। उसने कहा है कि वहाँ मेरे लिए अच्छा काम मिल सकता है। जाकर कुछ काम करियो, वहाँ भी यहाँ की तरह दिन रात मोबाइल में पबजी खेलता मत रहियो। देख लेना माँ, जब तुम्हारा बेटा यही शहर से गाड़ी लेकर लौटेगा ना, तब सबकी अकड़ निकल जाएगी। चल बबली, चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। वहीं रोहिणी और अनिका किसी तरह अपनी जमा पूंजी और पड़ोसियों से जोड़ तोड़ करके उसे शहर भेजने के लिए पैसे का इंतजाम करती हैं। सूरज शहर पहुंच जाता है। शहर के एक बड़े चौराहे पर नताशा अपनी स्कूटी लेकर उसका इंतजार कर रही होती है। फाइनली तो आ गया सूरज, वेलकम टू द सिटी। मेरे पबजी फ्रेंड, चल बैठ स्कूटी पर, सीधे मेरे फ्लैट पर चलते हैं, वही आराम से पबजी भी खेलेंगे और पार्टी करेंगे। अरे नताशा, तेरे बिना तो वहाँ मेरा दम घुट रहा था। सच बता रहा हूँ, तेरी आवाज सुनते ही सारी थकान उतर गई। चल सूरज, आज रात को क्लब चलते हैं पार्टी करने, तू भी क्या याद रखेगा? हाँ बेबी, जरूर, तेरे साथ तो मैं पूरी दुनिया घूमने को तैयार हूँ। शहर पहुंचते ही सूरज नताशा के साथ रंगरेलियां मनाने में लग जाता है। उधर गांव में अनिका उसके नंबर पर लगातार फोन करती है, लेकिन कभी नॉट रीचेबल तो कभी स्विच्ड ऑफ आता है। माँ जी, 3-4 महीने हो गए, ये ना तो घर लौटे हैं ना ही अब फोन उठाते हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं इनके साथ क्या हुआ है। अरे उसने कम्मे का रोना बंद कर। बहू, जिस आदमी को अपने बच्चे और घर की जरा भी परवाह नहीं, वो क्या खाक फोन उठाएगा? हाँ भाभी, मुझे लगता है कि हम सब ने बहुत बड़ी गलती कर दी भैया को शहर भेजकर। पता नहीं भैया वहाँ किस हाल में होंगे, जिंदा भी है या नहीं। मम्मा, पापा कब आएंगे? मुझे बहुत तेज भूख लगी है।
माँ जी, दिल बहुत बुरी तरह घबरा रहा है। शुरुआत में जब कभी फोन मिल भी जाता था, वो अब तो घंटियां बज बज कर कट जाती है। अरे भूल जाओ उस नालायक को। हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी उसके जाने में खत्म हो गए। अब तो हम दाने दाने के मोहताज हैं। भाभी, सब मेरी ही गलती है। अगर मैं उस दिन पैसों के लिए ना कहती तो शायद भैया घर पर ही रहते और आज हमारी ये हालत ना होती। बबली, तो खुद को मत कोस। गलती हम सबकी थी कि हमने उस पर भरोसा किया, लेकिन इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठने से तो काम नहीं चलेगा। गोलू सुबह से भूखा बैठा है। मम्मा, पापा ने तो कहा था कि शहर से बहुत सारे पैसे और खिलौने लाएंगे। पापा कब आएंगे? चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। भगवान से दुआ कर कि हमारे दिन जल्दी सुधर जाए। दिन बीतते गए और घर की तंगी इस हद तक बढ़ गई कि अनिका ने कंपनी वाले नंबर पर दोबारा फोन मिलाया। तभी एक अजनबी आवाज आई। हेलो मैडम, नमस्ते। वो मुझे मेरे पति सूरज से बात करनी है। 6 महीने हो गए उन्होंने घर फोन नहीं किया और न ही कोई सुध ली है। बच्चा रोज उन्हें याद करता है। पति? किसका पति? और कौन सा सूरज? यहाँ कोई तुम्हारा सूरज वूरज नहीं रहता। और तुम्हारे सूरज ने अब मुझसे शादी कर ली है। वो अब तुम्हारा कोई नहीं है, समझी? गवार गई की। फोन काटना यार। इस फटीचर और गंवार लोगों से बात करने की क्या जरूरत है? मैंने पहले ही बोल दिया था। और सुनो, आज के बाद इस नंबर पर कभी फोन मत करना। नताशा ने गुस्से में फोन काट दिया। अनिका कुछ देर तक फोन हाथ में लिए चुपचाप खड़ी रही। नहीं सूरज जी, आपने हमारे साथ ऐसा धोखा कैसे कर दिया? आप तो कहते थे कि कमीना, नीच मर्द, वो शहर वाली लड़की करमजली के चक्कर में हमें भूलकर सड़क पर ला खड़ा किया। जल जाए ऐसी छोरी और ऐसा मर्द। माँ, अब क्या होगा? घर में खाने को अन्न का एक दाना तक नहीं बचा है। हम सब भूखे मर जाएंगे। मम्मा, आप दोनों क्यों रो रही हो? पापा वापस नहीं आएंगे क्या? पापा कहाँ गए? मम्मा बताओ ना। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। भगवान जाने हमारे भाग्य में और क्या क्या देखना बाकी है। घर में जब कमाने खाने का एक भी जरिया नहीं बचा तो दिन गुजारना दूभर हो गया। घर में रखे पैसे और रोहिणी के दूसरे के घरों में छोटे मोटे काम करने से मिलने वाले चंद रुपयों से चूल्हा चलना बंद हो चुका था। वहीं उन पड़ोसियों से लगातार उधार मांग मांग कर काम चलाना पड़ा, जिससे पड़ोसियों का भी भारी कर्ज उनके सर पर चढ़ गया। भगवान, ये हमारे भाग्य में क्या लिखा है? घर में खाने को अन्न का एक दाना नहीं है और लोगों का कर्जा सिर पर बढ़ता ही जा रहा है। अब इस मासूम बच्चे का पेट कैसे पालेंगे? तभी बगल वाली चाची रोने की आवाज सुनकर अंदर चली आती हैं। रोहिणी बहन, क्या हो गया? घर में ऐसे रोने पीटने की आवाज क्यों आ रही है? बहन क्या बताऊं, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। उस करम जले नालायक सूरज ने हमारा ऐसा हाल कर दिया है। शहर जाकर छोरी के जाल में ऐसा फंसा कि हमें ही भूल गया। हे भगवान, ऐसा अनर्थ हो गया। लेकिन अब तुम लोग कैसे जियोगे? वही तो सोच रही हूँ बहन। घर चलाने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं बची। अरे कोई बात नहीं बहन, जब तक मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा जुड़ा हुआ है वो मैं तुम्हें दे देती हूँ। जब तक काम चले उससे चला लो, जब आ जाए तब दे देना। पड़ोसी चाची से मिले थोड़े से पैसे और उनकी दी गई मदद से घर का चूल्हा तो जल रहा था, लेकिन तंगी कम नहीं हुई। वहीं हालात को देखकर बबली ने नौकरी ढूंढने का फैसला किया। भाभी, कल सुबह मैं शहर जाऊंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं 8,000 10,000 की नौकरी तो मिल ही जाएगी। कम से कम घर का कुछ तो सहारा बनेगा। अगले दिन सुबह बबली शहर के बड़े बड़े दफ्तरों और दुकानों के चक्कर काटती है, लेकिन उसके पुराने और साधारण कपड़े की वजह से उसे दुत्कार कर भगा दिया जाता है। बबली मायूस शाम को घर लौटती है। माँ, भाभी, मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। सबने मेरे कपड़े देखकर भगा दिया। उन्होंने भिखारी समझकर दरवाजे से ही लौटा देते हैं। रो मत बबली, रो मत बेटा। किस्मत आज खराब है तो कल अच्छी भी होगी। जा, मुंह हाथ धो ले। तभी शांति आती है। उनके हाथों में अपने पेड़ों से ताजी तोड़ी हुई कुछ हरी धनिया, पुदीने की पत्तियां और आलू